नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। दूसरे चरण के बिहार विधानसभा चुनाव में हुए कुल मिलाकर अनुमानित 54.05% वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके बाद 94 सीट पर 1463 मतदाताओं की किस्मत पेटी में बंद हो गई है। वहीं बीते दिन किए गए अनुमानित मतदान की बात करें तो पश्चिम चंपारण में 55.99%, पूर्वी चंपारण में 56.75%, शिवहर में 56.04%, सीतामढ़ी में 57.47, मधुबनी में 52.67, दरभंगा में 54.15, मुजफ्फरपुर में 59.98, गोपालगंज में 55.09, सिवान में 51.88, सारण में 54.15, वैशाली में 51.93, समस्तीपुर में 56.02, बेगूसराय में 58.67, खगड़िया में 56.10, भागलपुर में 54.54, नालंदा में 51.06, वहीं राजधानी पटना में 48.23% मतदान हुए। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा हुई स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग ने 12-13 दिसंबर 2020 को होने वाले असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा स्टैंड इंजीनियर 4/2019 भर्ती के तहत होनी थी। आपको बता दें, बीपीएससी के आधिकारिक नोटिस के अनुसार कुछ जरूरी कारणों के चलते इस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा इलेक्ट्रिकल और सिविल असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा के साथ ही होगी। यह परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से होगी। इससे पहले माना जा रहा था कि यह परीक्षा ऑफलाइन मोड से होगी। इससे पहले यह माना जा रहा था कि यह परीक्षा ऑनलाइन मोड से होगी। आयोग के अनुसार यह परीक्षाएं अब 20 मार्च 2021 शनिवार और 21 मार्च 2021 रविवार को आयोजित किए जाने की संभावना है। सभी परीक्षार्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। राजधानी पटना के पटना प्लैनेटेरियम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इंदिरा गांधी तारामंडल या पटना तारामंडल एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े तारामंडल में से एक है। यह लोकप्रिय रूप से तारामंडल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तारों का एक चक्र, और देश में सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से बनाए रखा तारामंडल में से एक है। खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर फिल्म शो की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ दिखाई जाती है। इसके अलावा आगंतुकों के लिए विभिन्न संबंधित विषयों पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती है। पटना तारामंडल में आधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली, अच्छी तरह से बनाए रखा परिसर और एक ठाठ सभागार है। फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एक विशाल गुंबद के आकार की स्क्रीन है, जिसमें आगंतुकों को आकर्षित सितारों, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों से भरे आकाश को देखने का अद्भुत आनंद लेने के लिए छत पर देखने की जरूरत है। बिना परीक्षा 10वीं पास के लिए निकाली गई बम्पर रिक्तियां। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस के 413 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। यह नियुक्तियां अलग अलग ट्रेड के लिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्रेंटिस की भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। यह भर्तियां 10वीं कक्षा और आईटीआई कोर्स के मार्क्स के आधार पर करवाई जाएगी। इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसमें रैंक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करवाया जाएगा। योग्य उम्मीदवार apprenticeshipindia.org पर जाकर 1 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होना या फिर संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,18,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 846 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,18,964 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 75, अरवल में 6, औरंगाबाद में 18, बांका में 11, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 31, भोजपुर में 9, बक्सर में 8, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 14, गया में 24, गोपालगंज में 9, जमुई में 14, जहानाबाद में 27, कैमूर में 2, खगड़िया में 1, किशनगंज में 9, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 12, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 35, नालंदा में 51, नवादा में 25, पटना में 203, पूर्णिया में 46, रोहतास में 13, सहरसा में 76, समस्तीपुर में 13, सारण में 17, शेखपुरा में 10, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 3, सुपौल में 7, वैशाली में 7, पश्चिम चंपारण में 8 मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो 7,882 है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बीते दिन 94 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान करवाए गए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दीघा विधानसभा क्षेत्र से अपना मतदान किया है। इसके साथ ही
आखिरी चरण में भी मतदान करने की उन्होंने अपील की। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी अपने भाई तेज प्रताप यादव और मां राबड़ी देवी के साथ वोट डाला, जहां पर उन्होंने बूथ नंबर 160 पर मतदान किया। इसके साथ ही बीते दिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने भी अपना वोट डाला। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसलिए यह परीक्षा में कुल मिलाकर 1605 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले राउंड में स्किल टेस्ट देना होगा। इसके सफल होने पर ही उनको चयनित समझा जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रिजल्ट देख ले और उसको जानने के लिए लिंक भी साझा की गई है, जिसके बाद स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर bssc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर विजिट करके नाम, रोल नंबर आदि डिटेल्स भरकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रुति झा की। श्रुति झा एक भारतीय अभिनेत्री है। इनका जन्म बेगूसराय नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 2006 में एक धारावाहिक धूम मचाओ धूम में अपना अभिनय की शुरुआत की थी, जिसमें वो मालिनी शर्मा का किरदार निभा रही थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से पूरी की। श्रुति वेंकटेश्वर कॉलेज नई दिल्ली से कला स्नातक स्तर की पढ़ाई कर चुकी है। वहीं अब तक उन्होंने धूम मचाओ धूम के अलावा जिया जरे, ज्योति, शौर्य और सुहानी, रक्त संबंध, दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भव, बालिका वधू और वर्तमान में कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य में काम कर रही है। दूसरे चरण की वोटिंग के दिन गरजे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया बीते दिन करवा दी गई है। वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 जनसभाओं का संबोधन किया, जहां उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट डालने की मांग की। साथ ही उन्होंने जंगल राज लाने वालों से सतर्क रहने की भी अपील की है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से दिक्कत है। प्रदेश के लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आपको बता दें, सहरसा में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उक्त बातें कही। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चाहता है कि यहां लोग जय श्री राम भी ना बोले। यह लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने डबल डबल युवराज को नकार, फिर बनेगी एनडीए की सरकार का भी नारा दिया है। अपनी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बीते दिन 2 वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे राहुल गांधी थे। इसी क्रम में राहुल गांधी भी बीते दिन कटिहार के बाद किशनगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार को नष्ट किया है। जिसके बाद बिहार के युवाओं और किसानों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सीधे किसान के खाते में पैसे डाल चुकी है और बिहार की सरकार किसानों से पैसा छीन लेती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नया कृषि बिल लाया है जो किसानों के हित में नहीं है। यह बिल मोदी जी के कुछ मित्रों के लिए ही है। तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के चुनाव के दौरान की ताबड़तोड़ रैलियां। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी जनसभाओं का संबोधन करते नजर आ रहे हैं। जहां बीते दिन एक तरफ दूसरे चरण के लिए मतदान डाले गए, वहीं तेजस्वी यादव कई जनसभाओं का संबोधन करते भी देखे गए। इसी क्रम में सुपौल के चुनावी सभा में मंच से तेजस्वी यादव ने जनता से खूब सवाल पूछा, जहां जनता ने हर सवाल का जवाब ना में दिया। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना कहकर सीधा जवाब दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। एनडीए के 15 साल के शासन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 साल भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वो अगले 15 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। एमसीआई ने लेटर ऑफ परमिशन जारी करते हुए इस सत्र के 100 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई होने की कही बात। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई को एमसीआई ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके तहत 781.25 करोड़ रुपए की लागत से सबैला में बने 500 बेड के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भी अब यह सुविधा मिलेगी, जिसकी जानकारी एमसीआई ने पत्र जारी करके दे दी है। जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गौरीकांत मिश्रा ने बताया है कि यह गौरव का पल है। एमसीआई ने मान्यता संबंधित लेटर ऑफ परमिशन मिल गई है। विभागीय आदेश के आलोक में जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राचार्य ने यह भी बताया कि एमसीआई के सचिव डॉक्टर आर.के. वत्स द्वारा पत्र में कहा गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बिहार नेशनल मेडिकल कमीशन की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने औपचारिक अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 100 छात्र छात्राओं का नामांकन सत्र 2020-21 में लिया जा सकता है। यह अनुमति प्रारंभिक तौर पर मात्र 1 साल के लिए दी गई है।
कोविड-19 प्रभावित के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने को हुई सराहना। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा बनने जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का जज्बा सुर्खियां बटोर रहा है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद भी वो मतदान केंद्र तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। पिछले 27 अक्टूबर को उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके कारण मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो सके थे। चिकित्सकों की सलाह पर डीएम की इजाजत लेकर जदयू सांसद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज को 4 से 5 बजे के बीच मतदान कराने का निर्देश मिला था। लोकतंत्र के प्रति आस्था को लेकर सांसद के इस जज्बे का हर कोई सराहना कर रहा है। जदयू सांसद थे। इसके साथ ही वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि हर किसी को अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद की संभावित जीत पर दिया बयान। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और कांग्रेस के बांकीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार लव सिन्हा के भी बीते दिन किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव को अपना करीबी मित्र बताया और साथ ही अपने बेटे लव सिन्हा को बिहार का बेटा भी बताया। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी, तब भी कई सालों बाद बिहार विकास की राह पर फिर चलेगा। खबरों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत खुशी की बात है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बिहार की जनता ने हमारे बेटे लव को स्वीकार किया है। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के सवाल पर मांझी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हैक होने की आशंका जताई थी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि ईवीएम में चिप है, इसलिए वो हैक हो सकती है। यही वजह है कि विकसित देश ईवीएम में चुनाव नहीं करवा पाते हैं, जबकि छोटे देश भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं, जिस पर जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, दिग्गी राजा, बिहार चुनाव का परिणाम आया नहीं कि रोना भी शुरू कर दिया। बिहार चुनाव परिणाम से पहले यह तय कर लीजिए कि आप को अपने युवराज और बिहार वाले युवराज को इटली भेजना है या पाकिस्तान, क्योंकि बिहार पर आपकी गठबंधन की हार तय है। तेजस्वी यादव ने पिछले 15 साल में विकास नहीं होने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले 15 साल में विकास नहीं होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, जबकि 60 से अधिक घोटाले जरूर हुए हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पढ़ाई, कमाई और सिंचाई हमारी प्राथमिकता में शामिल होगी। बिहार में कल कारखाने भी लगवाए जाएंगे और सुपौल के त्रिवेणीगंज, सहरसा में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा के मधेपुरा, बिहागंज, कुमारखंड और आलमनगर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार में पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। मधुबनी की सभा में नीतीश कुमार पर फेंका गया प्याज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के बीच तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार भी जारी रहा। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा में मौजूद एक शख्स ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर प्याज फेंका। हालांकि वो बच गए। इसी बीच नीतीश कुमार ने सुरक्षा कर्मियों ने उन शख्स को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते नजर आए कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। दरअसल नीतीश कुमार मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर यह वाकया हुआ। पूर्णिया के वायसी में गरजे असदुद्दीन ओवैसी। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार में सभी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो, नुक्कड़ सभा कर लोगों को पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते देखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भी जेडीएसएफ समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी कड़ी में पूर्णिया के बायसी विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी ने जनसभा का संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों से जेडीएसएफ की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि जब वाईसी से एआईएमआईएम के उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन जीतकर पट्टा आएंगे तो यहां की समस्याओं को लेकर वहां के लोगों से आंखों में आंख डालकर बात करेंगे। यादव ब्रदर्स के खिलाफ जदयू पहुंचा चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण का मतदान बीते दिन करवाया गया। इसी कड़ी में बीते दिन जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपने चुनावी हल्फनामे में जो भी जानकारी साझा की है वो सरासर गलत है और इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संपत्ति छिपाई है। आपको बता दें, बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री आफाक अहमद खान, राष्ट्रीय सचिव श्री संजय वर्मा, प्रदेश महासचिव डॉक्टर नवीन कुमार आर्य और प्रोफेसर सुहेली मेहता समेत अन्य चुनाव आयोग के अधिकारी के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है।
पप्पू यादव ने नीतीश और तेजस्वी को लिया निशाने पर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठे वोट मांगने आ रहे हैं वो लॉकडाउन में कहां थे। बंदी के दौरान तो देश की गरीबी जनता से सरकार और विपक्ष दोनों ने मुंह फेर लिया था। किसी को देहाती मजदूर और रिक्शा ठेला चालकों की चिंता नहीं हुई। उस विपरीत परिस्थिति में मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए थे। हमने घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई। हम सेवादार हैं और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक पप्पू यादव ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा में जनसभा में उक्त बातें कही। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने पर चीनी मिलों को दोबारा से खोलने का भी वादा किया। नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने वाली घटना की चिराग पासवान ने की निंदा। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक शख्स ने प्याज फेंका था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने निंदा की है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार पर प्याज फेंकना गलत है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लोगों में नीतीश कुमार के प्रति बहुत गुस्सा है, लेकिन आक्रोश व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका मतदान है। इस तरह की घटना कहीं भी उचित नहीं है। यह आक्रोश को नीतीश कुमार पहले समझते तो यह नौबत नहीं आती। दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार किसी की सुनते नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात पर कहा कि आप एक बात लिख लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। दूसरे चरण के चुनाव के बाद निर्वाचन पदाधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने दूसरे चरण के मतदान पूरा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मतदाता में उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ मतदाताओं ने भाग भी लिया। इसके साथ ही हर एक मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई थी। इस चरण में 219 उपचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे चरण में बहुत कम EVM खराब होने की शिकायत सामने आई है, जिसके तहत चुनाव को सफलतापूर्वक पूरा करवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 17 जिलों की 94 सीटों पर बीते दिन मतदान की प्रक्रिया पूरी करवा ली गई है, जहां पर कुल मिलाकर 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया है। रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बोले सौरव गांगुली। UAE में हो रहे IPL अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, जिसके बाद टूर्नामेंट के प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। IPL का आखिरी मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा और इसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है। इस दौरे की शुरुआत 27 नवंबर से होने वाली है। वहीं इसी बीच BCCI ने चोट के चलते टीम के उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नहीं चुना है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी राय रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम रोहित शर्मा की चोट की निगरानी कर रहे हैं। रोहित के लिए हम चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट हो। अगर वो फिट है तो मुझे यकीन है कि चयनकर्ता उनकी स्थिति पर फिर से विचार करेंगे। रोहित शर्मा IPL में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ डबल सुपर ओवर मैच के बाद नहीं खेले। इस मैच के बाद उनकी हैमस्ट्रिंग की चोट उभर कर सामने आ गई। व्हाट्सएप चैटिंग अब अपने आप होगी गायब। ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक और दिलचस्प फीचर जुड़ गया है। इस फीचर की मदद से कोई भी अपनी चैटिंग को आसानी से गायब कर सकता है। साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर वर्तमान के डिलीट फॉर एवरीवन के फीचर से बिल्कुल अलग होने वाला है। कंपनी ने के बारे में बताते हुए व्हाट्सएप का यह नया फीचर जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। इस नए फीचर का नाम डिसअपीयरिंग मैसेज होगा। इस फीचर की खास बात यह होगी कि गायब होने वाले चैटिंग का कोई निशान नहीं छूटेगा। जैसा कि मैसेज डिलीट करने पर सामने वाले को पता चल जाता है, मगर डिसअपीयरिंग मैसेज में ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर ऑन करने के बाद कोई भी चैटिंग 7 दिन बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,950 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,950 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, विकास यादव, विजय कुमार, दीपक कुमार, अनूप कुमार, रंजन कुमार, राजेश कुमार, रंजन, गौतम कुमार, पंकज कुमार, सोमनाथ कुमार, बिट्टू कुमार, अशफाक राज, मुन्ना पंडित, शशिकांत कुमार, सौरभ कुमार, रेखा रॉय, सुनील कुमार, कुणाल कुमार, गोविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। मगर आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के माहौल में करवाए गए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आपके बूथ पर वोटिंग के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।